हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपके सिलेबस के अंदर है, सीयूईटी के सिलेबस में है, और इसके काफ़ी ऑलमोस्ट है जो इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम में है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जो पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर चेक किया है तो वहाँ पर आपको मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन से रिलेटेड, नेशनल इनकम से रिलेटेड, या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। तो उसी अकॉर्डिंग हम अपने लेक्चर को है जो मॉडिफाई करके और उसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस है जो आप अटेम्प्ट कर सको और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, मैक्रो वर्ड का मीनिंग क्या है। द इंग्लिश वर्ड मैक्रो originated from Greek word macros, which means the large. Macro का मीनिंग क्या होता है, large। ये मैंने ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इट। एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में इसको डिस्कस किया जाए, व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन इन कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो, लार्ज मीन्स एन इकोनॉमी एज अ होल। एन इकोनॉमी एज अ होल, मैंने एक डिफरेंस आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, स्टडीज अबाउट individual economic units, and macroeconomics discuss about aggregate units। ओके, एग्रीगेट यूनिट्स। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन, और इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स is that branch of economics which studies economic issues or economic problem at the level of an economy as a whole। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, या फिर हम कहें कि बहुत एग्रीगेट लेवल पर, एक वाइड लेवल पर जब डिस्कस होता है तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर हमारे पास में फॉर्म है, उस फॉर्म की कोई प्रॉब्लम है या फिर फॉर्म से रिलेटेड कोई इशू है, उसको डिस्कस करना है, उससे इसको वो प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, उस पर कंसर्न करना है, तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो प्राइमरीली माइक्रो इकोनॉमिक्स इस पर कंसर्न करेगा, क्योंकि ये इकोनॉमी का प्रॉब्लम नहीं है, ये पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल यूनिट की प्रॉब्लम है। सो मैक्रो इकोनॉमिक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक, फॉर एग्जांपल अगर हम राजस्थान इकोनॉमी की बात करें, राजस्थान इकोनॉमी या फिर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो वहां पर हमारा मैक्रो इकोनॉमी है जो एप्लीकेबल होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो एप्लीकेबल होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग जो लॉज हैं, वो इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ओके, सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। पर्टिकुलर ए पर्सन की सेविंग को हम कंसिडर करें, दैट इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट अगर हम एग्रीगेट सेविंग्स की बात करें, एग्रीगेट सेविंग की बात करें, होल सेविंग की बात करें, या फिर हम टोटल सेविंग की बात करें, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो इकोनॉमी के अंदर सेविंग कितनी है, उसका जीडीपी के साथ में क्या रेशियो है, और सेविंग से क्या क्या इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, इंटरलिंकेज हो सकते हैं, ये सारे इश्यूज हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है, लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, एग्रीगेट कंजप्शन है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एडीसी। तो इसको भी हम इसी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ और एग्जांपल्स मैं लूँ, तो हम जब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस को डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस को डिस्कस करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन देखना होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरल
प्राइस लेवल की बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल को कंसिडर किया जाता है, वहाँ पर प्राइस को है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि पर्टिकुलर हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, अगर ये नेशनल इनकम के कंसेप्ट्स की बात करेंगे तो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन है, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन है, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, that is also related to macroeconomics. Problem of inequality, problem of inequality also the related to macroeconomics. सो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका सॉल्यूशन सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को है जो एक बहुत ही बड़े वाइड लेवल पर इसको डिस्कस करता है, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, इसके अलग अलग इश्यूज पर कंसर्न करता है। तो अब हम आगे डिस्कस करें तो आगे हमारा है गुड्स। बेसिकली बेसिक कंसेप्ट्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, उसको ढंग से समझना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है, हमें गुड्स को डिस्कस करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ goods and what are the classification of goods? So first of all, what is the goods? Goods is a physical object. Goods is a physical object that can be natural, that can be man-made, which can be touched, seen and measured and command a price in the market. Okay, गुड्स क्या होती हैं, कमोडिटी या फिर हम जिसको कोई भी गुड कहें तो वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, वो नेचुरल भी हो सकता है, वो आपका मैन मेड भी हो सकता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक पैरामीटर के अंदर है जो एक स्केल से उसको मेजर किया जा सकता है, और मार्केट के अंदर वो प्राइस सिस्टम को कमांड दे सकती है। मतलब कोई भी कमोडिटी है तो कोई भी कमोडिटी वो बिना प्राइसेस के है जो मार्केट में नहीं होगी, मतलब जीरो प्राइस पर नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है और उसके प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ में मार्जिन या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फिर और तरीके के एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, वो इसमें इंक्लूड होके वो मार्केट के अंदर आता है। तो वो कमांड सिस्टम जो प्राइस मैकेनिज्म है उसको टारगेट करता है, उसको हिट करता है, तो मतलब कि ये प्राइस मैकेनिज्म को कमांड देता है। तो इसलिए इस गुड्स के अंदर हम इसको टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करते हैं। कमोडिटीज के अंदर बेसिकली हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो इट इंक्लूड्स गुड्स, फॉर एग्जाम्पल गुड्स, दीज आर द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, these are the physical objects. Okay, और services that is intangible, services intangible, for example doctor, teacher and banks, other financial institutions, post offices, these are the offices. Okay, these are the examples of सर्विसेज। ओके, तो इसमें गुड्स के अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों कमोडिटीज़ को, दोनों गुड्स को है जो दोनों चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं और गुड्स भी इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन, फर्स्टली क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन विच फर्स्ट वी क्लासिफाई द गुड्स विच इज फाइनल गुड्स, which is final goods and intermediate goods. ओके, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, पहला टाइप ये है कि कोई गुड्स है जो फाइनल हो सकती है, कोई इंटरमीडिएट गुड्स हो सकती है। सेकंड है कंजप्शन
एंड कैपिटल गुड्स। ओके, कंजप्शन एंड कैपिटल गुड्स। सो इसका क्लासिफिकेशन है बेसिकली, इसके दो टाइप्स हैं। अगर हम यूज के अकॉर्डिंग देखें तो कहाँ पर यूज हो रहा है उसका, फाइनल कमोडिटी के रूप में या फिर इंटरमीडिएट कमोडिटी के रूप में। सेकंड है जो वो उसको कंज्यूमर, मतलब कि उसका जो यूजर है उसके अकॉर्डिंग अगर उसको क्लासिफाई करें तो यूजर मतलब कि कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है या फिर प्रोड्यूसर उसको कंज्यूम कर रहा है, इसके बेसिस पे। तो यहाँ पर इसके यूज के अकॉर्डिंग है जो क्लासिफिकेशन है, और ये आपका क्लासिफिकेशन है जो यूजर के अकॉर्डिंग है। यूजर का नेचर क्या है और यहाँ पर यूज कमोडिटी की यूज का नेचर क्या है, इन दोनों के अकॉर्डिंग हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इन विच फर्स्ट इज द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, सेकंड इज द कंजप्शन और कंज्यूमर गुड्स एंड capital goods. So first in which first is the final good. What is the final goods? So for example, आपने मान लीजिए कि आपने किसी भी कमोडिटी, फॉर एग्जांपल है जो हम फ्लोर को डिस्कस करते हैं, फ्लोर, व्हीट फ्लोर है। अब ये व्हीट फ्लोर है। अब व्हीट है जो मिल में जाता है, मिल से है जो क्या बनेगा, फ्लोर बनेगा। एंड फ्लोर से कोई और मान लीजिए फैक्ट्री ले जाती है, यहाँ से कोई प्रोड्यूसर इसको फ्लोर को परचेज करता है, और वो फैक्ट्री है जो क्या बना देती है, वो ब्रेड बना देती है। क्या बना देती है, ब्रेड। और फाइनली इस ब्रेड को या तो बेकरीज पर बेचा जाता है, मतलब बेकरीज इसको परचेज करती हैं, या फिर हम एज ए कंज्यूमर हम यहाँ पर फाइनल कंज्यूमर के फॉर्म में हम परचेज करते हैं। तो हम यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। और कंज्यूम करने के बाद में ब्रेड क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, मतलब कि वो एक तरीके से खत्म हो जाती हैं, उसके बाद में वो यूजेबल नहीं होती हैं, मतलब बिल्कुल यूजेबल नहीं होती हैं। तो फाइनल गुड्स ऐसी कमोडिटी जो रेडी टू यूज हो, दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर द यूज बाय फाइनल यूजर्स, इट मीन्स फाइनल कंजप्शन कंज्यूमर और फाइनल प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फाइनल यूजर है एंड कम्स आउट फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन। तो यहाँ पर जैसे आपने ब्रेड है, कोई ए पर्सन शॉप पे गया, उसने ब्रेड को परचेज करके उसको कंज्यूम कर लिया, परचेज करने के बाद में उसको कंज्यूम कर लिया, और कंजप्शन करने के बाद में उसका कुछ भी नहीं बन सकता, उसको हम किसी भी कमोडिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको किसी भी कमोडिटी के मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोडक्शन लाइन, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाती हैं। तो यहाँ पर है जो इसका मतलब क्या है कि आपकी फाइनल गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल कंज्यूमर्स एंड it is comes out from the production line, it is called फाइनल गुड्स। ओके, सो यहाँ पर फाइनल यूजर्स दो टाइप के हैं। फाइनल यूजर्स, अगर वो फाइनल यूजर है जो आपका कंज्यूमर है तो वो है जो आपकी कंजप्शन गुड्स होगी। वैसे हम यूजर्स के अकॉर्डिंग आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर यूजर्स है, वहां पर यूजर्स में कंज्यूमर भी हो सकता है और यूजर हो सकता है, क्योंकि दोनों किसी न किसी फॉर्म के अंदर कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं। सो यहाँ पर हम फाइनल गुड की बात कर रहे हैं। तो फाइनल गुड में हमेशा फाइनल कंज्यूमर से इन्वॉल्व होता है और उसको परचेज करता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये इस फ्लोर मिल के लिए, ये फ्लोर है जो मान लीजिए कि इसका आउटपुट है, और आउटपुट ये अगर सेल करेगा तो वो एक इंटरमीडिएट गुड के रूप में फैक्ट्री के पास में जाएगा और उससे ब्रेड बनेगी। इसका मतलब उस गुड से कोई और गुड है जो बनाई जा रही है, इसका मतलब वो फाइनल कमोडिटी नहीं है। ओके, सो फाइनल गुड्स फाइनल कंजप्शन गुड्स होती हैं, जिसको फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बोला जाता है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स विच आर purchased and consumed by the final consumers। फॉर एग्जाम्पल, जो भी कंज्यूमर्स हैं जो आपकी ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल कमोडिटीज को परचेज करता है और उसको कंज्यूम करता है, वो आपका कंज्यूमर होता है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी गुड्स होगी, जैसे ब्रेड, बटर,
मान लीजिए वो स्कूटर यूज कर रहा है सेल्फ यूज के लिए, वो मान लीजिए कार परचेज कर रहा है, वो मान लीजिए कि फ्रिज ले रहा है, रेफ्रिजरेटर ले रहा है, वो और भी मान लीजिए कि बहुत सारे आइटम्स हैं उसको परचेज कर रहा है, मान लीजिए वेजिटेबल्स ले रहा है खुद के कंजप्शन के लिए। तो ये सारी कंजप्शन गुड्स हैं। ये क्या है? कंजप्शन गुड्स हैं। कंजप्शन गुड्स को कंज्यूम करने वाला फाइनल कंज्यूमर होता है। अगर वो कमोडिटीज को फाइनली कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब है वो कौन होगा? फाइनल कंज्यूमर गुड्स का यूजर होगा। ओके, सो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती है? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स की बात करें अगर हम, तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। मान लीजिए कि बहुत सारी मशीन्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो जिसने मशीन को मैन्युफैक्चर किया, जिसने इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर किया, वो सारी चीजें हैं जो उस फैक्ट्री के स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर के लिए वो फाइनल कमोडिटीज हैं। लेकिन उसको परचेज करके जो भी दूसरा प्रोड्यूसर है उसको फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज करता है, इसका मतलब है कि वो उस प्रोड्यूसर के लिए फाइनल कमोडिटी होगी, उसके लिए क्या होगी? फाइनल कमोडिटी होगी। एंड सो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज द समेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन प्रोड्यूसर गुड्स। आई थिंक ये आपको है जो क्लियर हो गया होगा कि फाइनल कमोडिटीज क्या होती हैं, फाइनल गुड्स क्या होती हैं, फाइनली रेडी टू यूज। फर्स्ट है आपको याद रखना है कि रेडी टू यूज होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर हो चुकी होती हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर वो इंक्लूड नहीं होती हैं। इसको कंज्यूम करने वाला प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों हो सकते हैं। अगर वो कमोडिटीज को फाइनली कंज्यूम कर रहा है और वो कंज्यूमर है देन फाइनल कंज्यूमर गुड होगी। अगर वो प्रोड्यूसर है फाइनली कंज्यूम कर रहा है देन गुड्स आर consumer goods. Okay, sorry, producer goods. Expenditure on final goods, that is the summation of final expenditure on consumer goods and producer goods. Okay, so next आपका है intermediate good. What is the meaning of intermediate goods? Intermediate goods, these goods are not ready for the use, not ready for the use, not ready for the final use. इसको आप करेक्ट कर देना, नॉट रेडी फॉर द फाइनल यूज। यूज तो होता है लेकिन फाइनल यूज नहीं है, वो यूज के बाद में और कमोडिटी बनेगी और उसका कुछ और यूज होगा। दीज गुड्स आर रेडी, not ready for the final use, and these goods are under the production pipeline. Okay, so these goods are under the production pipeline, मतलब कि जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो प्रोडक्शन में एक फर्स्ट स्टेज के अंदर है, स्टेज ए, and there is a stage B and there is a stage C। तो अगर वो प्रोडक्शन में मान लीजिए कि वो सेकंड स्टेज के अंदर है, सेकंड स्टेज बी के अंदर है, कमोडिटी है, तो अभी तक उस कमोडिटी को थर्ड स्टेज में जाना है, तो ये इंटरमीडिएट गुड हो गई। क्या हो गई? इंटरमीडिएट गुड है। ये प्रोडक्शन पाइपलाइन के अंदर है, अभी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, और इसमें वैल्यू एडिशन है जो क्या है? पॉसिबल है। वैल्यू एडिशन इसमें क्या है? पॉसिबल है, इसका वैल्यू एडिशन है जो हो सकता है। सो इंटरमीडिएट गुड जिसका वैल्यू एडिशन पॉसिबल है, फाइनल गुड्स का वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं होता है। सो मैं यहाँ पर पॉइंट एक नोट कर देता हूँ, फाइनल गुड्स के केस में देयर इज no value addition is possible। ओके, यहाँ पर आपका वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं है अगर हम फाइनल कमोडिटी की बात करें तो। सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन है जिसको हम कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। उसमें फर्स्ट टाइप है हमारा कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। सो यहाँ पर हमने फाइनल कमोडिटी की बात की। फाइनल कमोडिटी में हमने इसके दो कैटेगरीज बना दी, इसको अगेन क्लासिफाई कर दिया कि फाइनल कंज्यूमर गुड, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और ये हमने बताया इसको फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ओके, सो फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स ये हमने डिस्कस कर लिया, तो इसमें हम पहले इसको कंज्यूमर गुड्स को डिस्कस करेंगे। सो कंजप्शन गुड्स और वी कैन से कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द
ह्यूमन वांट्स। ओके, सो कोई भी ह्यूमन है वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है, वो डायरेक्टली किसी कमोडिटी का अगर यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी वांट्स के अकॉर्डिंग, आपको भूख लगी थी, आप हंग्री हैं, आपने है जो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने फूड सर्व किया है। ओके, फूड सर्व किया है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली किसी कमोडिटी को क्या किया है, कंज्यूम किया है। आपको रेगुलर ऑफिस जाना है, उसके लिए मान लीजिए आपने बाइक परचेज की और बाइक को आप यूज कर रहे हो, तो ये आपके लिए कंज्यूमर गुड है। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे आजकल ऑनलाइन कैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ऑनलाइन कैब सर्विसेज के अंदर अगर किसी ने मान लीजिए कि बाइक परचेज की है और वो बाइक है जो एज ए राइडर यूज करता है, तो मतलब कि उसको राइड के लिए यूज करता है, मतलब कि पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करने के लिए वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि वो उसकी कॉमर्शियल एक्टिविटी है, वो उसकी कैपिटल गुड है जो उसको अर्न करके दे रही है, वो उसकी कंज्यूमर गुड नहीं है। ओके, सो यहाँ पर कंजप्शन गुड्स हैं। कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। Consumer goods are again classified in 4 categories, in which first is the that is durable goods, second one is semi-durable goods, and third is non-durable goods, and last one is non-material goods और सर्विसेज। ओके, ये क्या होती हैं इसको भी हम देखते हैं, बिल्कुल बेसिक डिस्कस करेंगे हम, बेसिक सी चीजें हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? ड्यूरेबल गुड्स फॉर एग्जांपल ऐसी कमोडिटी जो एक लंबे टाइम तक हम जिसको यूज करते हैं, मतलब कि आप देख लीजिए कि कोई भी कमोडिटी हम रेगुलर यूज करें ना करें मैटर नहीं करता है, लेकिन उस कमोडिटी उसी कमोडिटी को, उस सिंगल कमोडिटी को हम बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए, एक लॉन्ग पीरियड के लिए, सेवरल ईयर्स के लिए उसको हम यूज करते हैं, सेवरल ईयर्स, और उस कमोडिटी की हाई वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी एक्सयूवीज की बात करें, एक्सयूवीज की बात करें तो हमारे पास में अगर एक्सयूवीज है या फिर हम सिंपल कार की बात करते हैं, कोई भी व्हीकल है, तो ये व्हीकल है जो ऑलमोस्ट हम इंडियंस है जो 6 to 8 ईयर्स तक इसको यूज करते हैं एवरेजली, और इससे भी ज़्यादा भी लोग करते होंगे, लेकिन एवरेजली ये 6 to 8 ईयर्स तक हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास में बाइक है तो इसको हम एवरेजली यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास में टीवी है तो इस टीवी को हम बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास में रेफ्रिजरेटर है तो इस रेफ्रिजरेटर को हम लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं। इसका मतलब है ये कमोडिटीज़ हाई वैल्यूज़ की है, इसकी प्राइसेस है जो मार्केट में बहुत हाई होती हैं, मतलब कह सकते हैं कि इसको हम 6 to 8 ईयर्स के अंदर सिर्फ हमें एक बार परचेज करना होता है एंड देन हम उसको रेगुलरली यूज करते हैं। तो इसलिए रिपीटेडली हम इसको यूज करते हैं, उसी कमोडिटी को बार बार रिपीट करते हुए हम यूज करते हैं, और वो जब तक यूजलेस नहीं हो जाती तब तक हम उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ durable goods. Then next classification is semi-durable consumption goods. Semi-durable consumption goods, these goods are used at least 1 year or slightly more. Okay, so these goods are not very high values, such as for example such as clothes. हम clothes हैं, कोई उसको 6 month तक यूज करता है, कोई 10 months यूज करता है, कोई 1 year, कोई 15 months तक यूज करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम, जैसे हमारे क्लॉथ्स हैं जो ओल्ड हो जाते हैं, मतलब यूजलेस हो जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं कि चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लॉथ्स हैं उसको हम सेमी ड्यूरेबल कमोडिटीज के अंदर रखेंगे। फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, कुछ ऐसा फर्नीचर है जो मान लीजिए कि थोड़ा सा टूट जाता है तो उसको हमें बार बार चेंज करवाना पड़ता है। कुछ क्रॉकरीज हैं, क्रॉकरीज में भी मान लीजिए बहुत सारे क्रॉकरीज हैं जो या तो टूट जाती हैं या फिर खराब हो जाती हैं, तो कुछ कुछ क्रॉकरीज हमें चेंज करनी होती हैं। कुछ कुछ इलेक्ट्रिक गुड्स है जो हमें चेंज करने पड़ते हैं। आपको पता होगा कि जब मान लीजिए कि होली हो या दिवाली हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, तो फेस्टिवल के सीजन में सिटीज़ के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर है जो हम आजकल डेकोरेशन करते हैं, डेकोरेशन के अंदर एलईडी लाइट्स को यूज़ करते हैं। अभी एलईडी है, उससे पहले है जो एक लाइट्स लड़ी आया करती थी, उसको यूज़ करते थे। वो मेड इन चाइना हुआ करते थे और वो सिर्फ 1 सीजन यूज़ होती थी, मतलब कि वो आप एक फेस्टिवल के लिए यूज़ कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 फेस्टिवल
उसके बाद में वो है जो खराब हो जाती है, उसे हमें वापस है जो अगले फेस्टिवल पे हमें नया परचेज करना होता था। ठीक है, तो दीज गुड्स आर ड्यूरेबल सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। एंड नेक्स्ट वन इज नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजप्शन गुड्स। ऐसी कमोडिटी जिसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन वन टाइम यूज करने के बाद में वो एग्जॉस्ट हो जाती है। वन टाइम यूज करने के बाद में क्या होती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, उसका सिर्फ एक सिंगल एक्ट के अंदर ही वो इन्वॉल्व होती हैं। तो ये ऐसी, जैसे मान लीजिए कि ब्रेड है, आपने ब्रेड जैसे ही कंज्यूम किया मतलब वो खत्म हो गया, वो अब उस अगेन यूजेबल नहीं है वो। एंड नेक्स्ट है एलपीजी सिलेंडर है, इंक है, मिल्क है, ये सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जिसको आप एक टाइम यूज करते हो, एक टाइम यूज करने के बाद में ये क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ओके, तो अगेन है सर्विसेज। सर्विसेज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स which are directly satisfy the human wants. Okay, so for example डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट है, these are the आपको दिख रहा होगा, these are the non-material goods. These are the examples of non-material goods. सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज, क्योंकि हमने देखा था पहले फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरा क्लासिफिकेशन था हमारा कंज्यूमर और कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो ये कैपिटल गुड्स जिसको हम प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकते हैं। तो कैपिटल गुड्स एक तरीके से फिक्स्ड असेट्स होती हैं प्रोड्यूसर्स के लिए, वो क्या होती हैं, एक फिक्स्ड असेट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारे एग्जांपल्स है कैपिटल गुड्स के। और दीज गुड्स आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स आइदर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक एंड एडिशन टू न्यू कैपिटल स्टॉक। मतलब इसको किस लिए यूज किया जाता है कि या तो आपको पुराना जो कैपिटल स्टॉक है, आपकी जो ओल्ड मशीनरी है वो रिपेयर के लिए रिपेयरेबल नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। या फिर मान लीजिए कि आपके पास में वो कोई मशीन नहीं है, आप न्यू मशीन को परचेज कर रहे हैं, तो दोनों केसेस के अंदर आप कैपिटल गुड्स को आप क्या करते हो, यूज करते हो। ओके, सो नेक्स्ट है ये कैपिटल गुड्स हो गया। तो ये छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट्स थे जो मैं करवा दूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर रहे। नेक्स्ट है स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। ओके, तो स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टॉक मतलब कि जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं, कोई ऐसा वेरिएबल है जिसको हम जिसकी वैल्यू को या जिसके वेरिएबल को हम क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मेजर करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, इसका मतलब है कि वो हमारा क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब वो है जो स्टॉक वेरिएबल है। फ्लो वेरिएबल जिसको हम एक ड्यूरेशन के अंदर, मतलब कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा है जो आपका फ्लो वेरिएबल हो गया। ओके, तो स्टॉक वेरिएबल होते हैं, उसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, ये नॉट टाइम डायमेंशनल होता है, मतलब इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, और ये एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर ही मेजर करते हैं, जिसको जैसे मान लीजिए कि एट प्रेजेंट, मतलब 31st, मान लीजिए कि 31 मार्च 2023 12 AM तक है जो हमारा जीडीपी कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है। तो पर्टिकुलर अगर एक फिक्स टाइम लिमिट तक अगर हम बात करें, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बात करें, तो वहां पर हमारे स्टॉक वेरिएबल्स आएंगे। और फ्लो वेरिएबल्स है जो ये आपका टाइम डायमेंशनल है, मतलब टाइम के डायमेंशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और इट इज मेजर्ड पर ओवर, पर मंथ एंड पर ईयर इसको मेजर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2022-23 के अंदर हमारी जीडीपी कितनी है, तो पर्टिकुलर हमने एक ड्यूरेशन ली है 1 ईयर की, और उस ड्यूरेशन के अंदर है जो हमने इसको मेजर करने के लिए कोशिश की। तो स्टॉक वेरिएबल्स है वो फ्लो वेरिएबल्स को अफेक्ट करते हैं। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लीजिए
कि आपके पास में आपने कैपिटल गुड्स को बहुत ज़्यादा परचेज कर लिया, तो आप कैपिटल गुड्स को बहुत ज़्यादा परचेज करोगे, इसका मतलब है परचेज करोगे और इंस्टॉल करोगे तो आप कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे, और कमोडिटीज़ का अगर प्रोडक्शन आपने ज़्यादा किया इसका मतलब है कि वहाँ पर है जो कमोडिटीज़ का फ्लो है जो क्या होगा, बढ़ जाएगा। कमोडिटीज़ का फ्लो है जो क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम is greater is the stock of wealth. Okay, greater is the stock of wealth with the people. Okay, so next है इसके एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको बता दूं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 2023 में आपने डिसाइड किया जनवरी से कि 2000 पर मंथ आप एक मंथ की फर्स्ट डेट को आप जमा करेंगे, तो मतलब ये आप रेगुलर पे कर रहे हो, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, फ्लो हो गया। ये एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आप मेजर कर सकते हैं कि आपने एक मंथ के अंदर कितना डिपॉजिट किया या फिर 1 ईयर के अंदर आपने कितना डिपॉजिट किया, तो ये आपका फ्लो है। और आपके बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, अकाउंट के अंदर जितने पैसे डिपॉजिट होते जा रहे हैं वो मान लीजिए कि आपका है जो सेविंग बैंक अकाउंट है, तो वहां पर वो क्या होता जा रहा है, स्टॉक होता जा रहा है। पर्टिकुलर मान लीजिए कि आपने 23 के अंदर डिसाइड किया है कि जनवरी से जमा करवाना, और आपने सितंबर 2023 को ये डिसाइड किया कि मैं अपने बैंक अकाउंट में चेक करूंगी आज दिन तक है जो इसमें कितने रुपीज है, कितना अमाउंट है जो जमा हुआ है। तो जब आप सितंबर 23 को किसी डे में मान लीजिए कि आपने 12 बजे अपने 15 सितंबर को आपने चेक किया, तब आपको है जो अमाउंट ये मिला, मान लीजिए कि आपका 20,000 है जो इसमें डिपॉजिट है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको पता चला कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, तो आप है जो इसको पीरियड ऑफ टाइम के अंदर है जो ये आप विड्रॉल है, तो आपने पर मंथ 1000 रुपये उससे अगर आप निकाल रहे हो पर मंथ, हर मंथ है जो आप निकाल रहे हो, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, फ्लो है। ठीक है, तो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आपको पसंद आया है या फिर आप इसमें क्वालिटी कंटेंट आप देखते हो, तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ में, आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। एक हिंदी का है जिसमें हिंदी की इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू बेस्ड बुक है, उस बुक से रिलेटेड आपको जो भी छोटी मोटी पोस्ट होती है डालता रहता हूँ, तो वो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा है जो उसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी उससे जुड़िए। ये इस लेक्चर की पीडीएफ है जो वहाँ पर मिल जाएगी, उसका भी लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसको फेसबुक पर, इसको इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इसको लाइक भी कीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।